बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied our last topic of unit number 2, which was print using statement. In this lecture, we will start and complete the exercise of unit number 2. This is work for day 23. वर्क फॉर डे 23 में बेटा हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो पोर्शन हम करेंगे वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको पता है बोर्ड में एमसीक्यूज़ ही आपको आते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में से भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जो बुक में है, तो इसलिए हम ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के दो पार्ट्स हैं असल में, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं इसमें, लेकिन वो मैं नेक्स्ट डे में आपको करवाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं, जिनके बुक में आंसर हैं, या मैं आपको बता सकता हूँ बुक पे कहाँ पे हैं, या नोट्स में मैंने दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन के, वो बता दूंगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर नोट्स में नहीं होंगे, वो मैं आपको फिर एक्सरसाइज के नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जब आपके पास ये लेक्चर अपलोड होगा उससे पहले आपके पास वो नोट्स इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, PDF नोट्स, ठीक है, व्हाट्सएप पे। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें पहले से मतलब दी हुई हैं नोट्स में, मतलब कुछ मैं आपको बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो भी आपको है होगा वो नोट्स में से ये आपका उसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ प्रोग्राम शॉर्ट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और कुछ प्रोग्राम लॉन्ग हैं। वैसे एक ही प्रोग्राम है जो लेंथी है जो लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन वो भी कम चांस है क्योंकि वो बहुत लेंथी है, बहुत ही लेंथी है, उसके कोड भी बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं आपको जब हम नेक्स्ट डे में जाएंगे तो मैं आपको प्रोजेक्टर पे करवाऊँगा। जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं बेटा कुछ मैंने पहले से लिखे हुए हैं कोड इनका, क्योंकि जिनका काफ़ी लेंथी कोड था वो फिर लेक्चर और लेंथी हो जाता है कि अगर मैं आपके सामने सारे प्रोग्राम लिखूँ। जो लेंथी प्रोग्राम है एक या दो प्रोग्राम मैंने लिखे हुए हैं कोड पहले से, वो मैं आपको समझा दूंगा प्रोजेक्टर पे। कुछ प्रोग्राम्स हम लिख लेंगे जो शॉर्ट हैं, ठीक है, जिनका कोड बहुत शॉर्ट है वो हम लिख लेंगे उसी वक्त, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए कोड की, अगर आप कोड समझेंगे नहीं तो फिर आप लिख भी नहीं सकेंगे। आप अगर आप कोड समझ लेंगे तो आप अपनी वर्डिंग्स, मतलब यहाँ वर्डिंग्स का मतलब ये है कि आप अपने वेरिएबल्स बना के अपनी इनपुट स्टेटमेंट, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में अपनी मर्जी के कोई भी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग तब करेंगे जब आप समझेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाऊं। अगर आपने नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको नोट्स में एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स के कोड, तमाम प्रोग्राम्स के कोड दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, बस समझना है आपने इस वीडियो के जरिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन बुक में नहीं होंगे उनके नोट्स मिल जाएंगे, जो बुक में होंगे उनके मैं भी निशान लगवा देता हूँ, ठीक है। या आपको रेफरेंस दे देता हूँ बुक से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 38, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने बुक आपकी ओपन होनी चाहिए और लेड पेंसिल, जिससे आप लोग राइट डाउन करेंगे। नंबर 1, बेसिक स्टैंड्स फॉर डैश। बेसिक स्टैंड्स फॉर आपको पता है, हमने फर्स्ट जो था टॉपिक वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस, कोड, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 40। इंस्ट्रक्शन है, मैं शायद बेटा इंस्ट्रक्शंस बोल गया हूँ, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पेज नंबर 40 पे आप आंसर्स भी देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं आंसर्स के लिहाज से, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक देखते रहेंगे कि कोई गलत ना हो बुक में, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा साथ साथ कि जो पीछे आंसर्स दिए हैं पेज 40 पे वो सही हैं कि नहीं, ठीक है। नंबर 2, बेसिक वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्स इन डैश एट डार्टमाउथ कॉलेज, USA। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है आपको, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा कि किसने बनाई थी बेसिक लैंग्वेज, कहाँ बनाई थी और कब बनाई थी। तो ये उसने ब्लैंक में पूछा कब बनी थी, 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, GW बेसिक शोज ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है, डैश मैसेज व्हेन लोडेड। बेटा ओके मैसेज याद है, जब हम भी करते हैं प्रोग्राम तो ओके मैसेज लिखा हुआ आता है, तो ये ओके मैसेज है। नंबर 4, इन डैश मोड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। बेटा कौन सा मोड है जिसमें कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं जैसे आप टाइप करते हैं, डायरेक्ट मोड। ये हमने डेफिनेशन देखी थी डायरेक्ट मोड की,
नंबर 5, एवरी स्टेटमेंट इन अ बेसिक प्रोग्राम इज प्रीसीडेड बाय अ डैश। मैंने बताया था कि हर बेसिक प्रोग्राम जो खासतौर पे स्टेटमेंट्स हैं वो प्रीसीडेड होती हैं लाइन नंबर से, तो इसका आंसर है लाइन नंबर्स। नंबर 6, अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन डैश कैरेक्टर्स। मतलब कितने कैरेक्टर्स बेटा हो सकते हैं GW बेसिक एक लाइन में? 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आंसर है इसका 255। नंबर 7, देयर कैन बी मैक्सिमम डैश लाइन्स इन अ GW बेसिक प्रोग्राम। कितनी लाइन्स हो सकती है? हमने पढ़ा था बेटा 6, 5, 2, 9, ये आप लिख लें। नंबर 8, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ GW बेसिक प्रोग्राम इज .bas। .bas इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 9, द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड। जो प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं बेटा जिनके हमने पढ़े थे रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, दो नाम है, कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। लास्ट ब्लैंक, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। वो कौन सी वाहिद स्टेटमेंट है बेटा जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है? रेम स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था रिमार्क्स में जो यूज होती है, वाहिद स्टेटमेंट है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, GW बेसिक कैन ऑपरेट इन ऑप्शन ए 1 मोड, ऑप्शन बी 2 मोड्स, ऑप्शन सी 3 मोड्स, ऑप्शन डी सेवरल मोड्स। 2 मोड्स, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। ऑप्शन बी सही है। नंबर 2, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज ऑप्शन ए 31, 32, 40, 45। ऑप्शन सी सही है बेटा 40, ये हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स में, ठीक है। Number 3, if 2 or more statements are written on a line, they must be separated by a dash। कैसे बेटा आप सेपरेट कर सकते हैं? अगर आप एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट लिखने हैं कॉलन से, ठीक है। कॉलन से हमने प्रोग्राम भी कुछ किए थे जिसमें हम कॉलन से सेपरेट कर रहे थे। खासतौर पे जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जब स्ट्रिंग्स को हम सेपरेट कर रहे थे तो हम कॉलन डाल रहे थे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है कॉलन, ऑप्शन बी सेमी कॉलन, ऑप्शन सी कॉमा, ऑप्शन डी हाइफन। इसमें से ऑप्शन ए सही है कॉलन। Number 4, which of the following is a type declaration character for integer variables? टाइप डिक्लेरेशन बेटा कौन से हैं? आपको पता है जो इंटीजर साइन है, परसेंटेज साइन जिसको आप कहते हैं, वो है इंटीजर टाइप, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन बी इंटीजर साइन या परसेंटेज साइन जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन सी हैश साइन या नंबर साइन, ऑप्शन डी डॉलर साइन। तो ऑप्शन बी सही है परसेंटेज साइन। नंबर 5, पेज नंबर 39, Which of the following operators has the highest precedence? हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है बेटा? इन ऑप्शन में से बताना है आपने, ठीक है। तो और से देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए एक्सपोनेंशिएशन सिंबल या एक्सपोनेंट सिंबल जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन बी स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ऑप्शन सी प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर यहाँ आप कह सकते हैं कॉन्केटिनेशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है, और डी है हमारे पास इक्वल टू। ऑप्शन ए सही है बेटा, आप देख सकते हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने बेटा ये पढ़ा था जी, पेज नंबर 31 ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आप देख रहे हैं जो ये ऑपरेटर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस एक्सपोनेंशिएशन सिंबल की है, ये एक्सपोनेंट सिंबल की है। नंबर 6, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ डैश, अल्फाबेट, अंडरस्कोर, डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अल्फाबेट हमने बताया था बेटा कि हमेशा पहला जो कैरेक्टर है वेरिएबल का वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट की टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। ये कौन सी शॉर्ट की है जो आप प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं GW बेसिक में? F2, ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F1। नंबर 8, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट। अब बेटा हमने टाइप कन्वर्जन का सेकंड लास्ट रूल आई थिंक पढ़ा था कि जब आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में तो क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब होता है बेटा कि आप उसको स्मॉल कर दें या शॉर्ट कर दें या आप थोड़ा सा कट करते हैं वैल्यू को, मतलब पूरी वैल्यू ना लिखें, उसको कहते हैं ट्रंकेटेड। ऑप्शन बी राउंडेड ऑफ, ऑप्शन सी मे बी ट्रंकेटेड और राउंडेड ऑफ, डी ऑप्शन कन्वर्जन इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी सही है बेटा राउंडेड ऑफ, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा टाइप कन्वर्जन के रूल्स में। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेली स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। हमने पढ़ा था स्टॉप स्टेटमेंट बेटा टेम्परेली आर्जी तौर पर प्रोग्राम को स्टॉप करती है। ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी पॉज, ऑप्शन डी स्टॉप। स्टॉप ऑप्शन सही है डी, मतलब स्टॉप सही है बेटा डी। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यूज द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वॉज टर्मिनेटेड टेम्परेली। मतलब अगर कोई प्रोग्राम टेम्परेली
स्टॉप हुआ है तो फिर कैसे हम उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, काउंट कमांड से। ठीक है, ऑप्शन ए कंटिन्यू, ऑप्शन बी काउंट। और बेटा यहाँ कंटिन्यू ना लिखिएगा क्योंकि जो कमांड का प्रॉपर नेम है वो काउंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है काउंट। ऑप्शन सी रीस्टार्ट, ऑप्शन डी स्टार्ट। काउंट वैसे कंटिन्यू की शॉर्ट फॉर्म है लेकिन बेसिक में जो वर्ड यूज होता है वो काउंट ही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी लिखना है काउंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 1, क्यू बेसिक प्रोवाइड्स अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे चैप्टर के। क्यू बेसिक वर्जन है किसका, बेसिक का। जैसे GW एक वर्जन है बेसिक का, तो इसी तरह क्यू बेसिक, क्विक बेसिक एक वर्जन है और ये मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ट्रू। नंबर 2, एवरी बेसिक कमांड इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। फॉल्स। बेटा कमांड नहीं होती लाइन नंबर से प्रीसीडेड बल्कि स्टेटमेंट से होती है। वैसे हमने देखा था कुछ कमांड्स में भी हम लाइन नंबर लिख रहे थे, बल्कि बुक में उसने लिखा हुआ है कि उसने क्या किया हुआ है। मैंने भी जो प्रोग्राम्स आपको आज करवाऊंगा उसमें लिखे हैं मैंने फिलहाल कि लाइन नंबर 10 में CLS लिखा हुआ है, लेकिन वो ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि बुक में उसने इस तरह लिखा हुआ है, वरना आप वो लाइन नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम सही चलेगा। ठीक है, आप CLS विदाउट लाइन नंबर ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसने प्रोग्राम में समझाने के लिए आपको आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए उसने लाइन नंबर 10 में ही CLS लिख दिया, क्योंकि CLS एक कमांड तो है लेकिन इसमें आप लाइन नंबर भी लगा दें तो एरर नहीं आता। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कमांड्स हैं उसमें लाइन नंबर नहीं आता, तो इसलिए ये फॉल्स ही है। नंबर 3, किल कमांड इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। किल कमांड कह रहा है टर्मिनेट करता है प्रोसेस को, गलत है बेटा, फॉल्स, क्योंकि किल कमांड तो फाइल को करता है डिलीट, ही हमने देखा था। ठीक है। नंबर 4, डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट अ फाइल। फॉल्स, ये भी हमने देखा है, किल कमांड फाइल को करती है डिलीट, डिलीट कमांड लाइन नंबर्स को करती है डिलीट। ठीक है, ये हमने देखा था जब हम GW बेसिक कमांड्स पढ़ रहे थे। नंबर 5, ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली। ट्रू, इसका काम ही ये है, पर्पज यही है कि इसने ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स को जनरेट करना है। नंबर 6, क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट वैसे आना चाहिए था इधर। बेटा आपको बताया था मैंने कि शॉर्टकट की कह लें या आप क्वेश्चन मार्क अगर डालते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की जगह या प्रिंट लिखने की बजाय, तो फिर भी एज अ प्रिंट स्टेटमेंट ही वो काम करेगा। क्वेश्चन मार्क भी हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू है। नंबर 7, इन GW बेसिक F1 की इज यूज टू गेट हेल्प। फॉल्स, बेटा वैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स में तो F1 की हेल्प के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं विंडोज़ में भी उसमें F1 की हेल्प के लिए यूज़ होती है, लेकिन GW बेसिक में F1 की लिस्ट के लिए यूज़ होती है, प्रोग्राम की लाइंस को लिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नंबर 8, अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। ट्रू है बेटा ये, क्योंकि उसने कहा है कि प्रोग्राम को लोड होना ज़रूरी है, मस्ट है एग्जीक्यूशन से पहले। बिल्कुल सही बात है, लोड होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका वो प्रोग्राम अभी अभी आपने लिखा है तो वो मेमोरी में होगा, तब उसको आपको लोड करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रू फॉल्स में उसने जनरल बात की हुई है, तो इसलिए जनरली ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है। नंबर 9, रीड स्टेटमेंट गेट्स डेटा थ्रू कीबोर्ड। फॉल्स, बेटा कीबोर्ड से डेटा हम ज़्यादातर इनपुट स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं तब लेते हैं, रीड से हम डेटा स्टेटमेंट से लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नंबर 10, लास्ट है बेटा, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ट्रू, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, नाम ही इसका कांस्टेंट है और डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि इसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। ये ट्रू फॉल्स आपका ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे अब आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और प्रोग्राम्स हैं, मिक्स हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलूँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नोट्स में हमारे पास हैं या जो मैंने खुद आपको बताना है बुक से, या मैंने खुद भी कुछ लिखवाने हैं आपको। ठीक है, वैसे मैं वो नोट्स में आपको दे दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी मोड्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली। कितने मोड्स में बेटा GW बेसिक ऑपरेट करती है? हम लिखेंगे देयर आर 2 मोड्स इन विच GW बेसिक ऑपरेट, या GW बेसिक ऑपरेट्स इन 2 मोड्स, इस तरह लिखेंगे आप। उसके बाद नंबर 1 डायरेक्ट मोड, नंबर 2 इनडायरेक्ट मोड, फिर दोनों की डेफिनेशन सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस में दिया हुआ है, आप वैसे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने एक ये लाइन लिखनी है, GW बेसिक ऑपरेट्स इन 2 मोड्स, दोनों के नाम लिखिएगा, उसके बाद फिर डेफिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स इन GW बेसिक। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, या आपने पेज नंबर आपको बता रहा हूँ, आपने वहाँ से देखना है। ठीक है, पेज नंबर 17, मैंने उस सब भी बताया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने कंप्लीटली इसी तरह लिखना है, आगे पीछे हो सकते हैं, पॉइंट्स लिखने सारे हैं। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन बेटा मैं नोट्स में दूंगा वो भी बता दूंगा, ये नोट्स में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं नोट्स में नहीं दूंगा, आपके पास ये है, सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है, वो आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया, निशान लगवा दिया आपको, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा नोट्स का, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। मैंने इसमें आपको टेबल दिया हुआ है नोट्स में, तो यही इसका आंसर है जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है। उसने लिखा हुआ है व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जांपल्स। उसने क्या यूज बताएं और एग्जाम्पल्स जो टेबल में आपके पास हैं। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने इतना ज़्यादा बता दिया है, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जाम्पल्स। इतना सा टॉपिक दिया हुआ है उसने बुक में छोटा सा, और एक्सप्लेन कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए वजह से ज़्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जो मैंने नोट्स में दिया उतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने आपको बता दिए, ये नोट्स में नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही आपको नोट्स में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब ब्रीफली डिस्क्राइब क्या दिया, ब्रीफली भी और डिस्क्राइब भी। ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्ट, डिस्क्राइब का मतलब होता है पूरा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। अब इसने अजीब सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको दोनों लिहाज से कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था जब मैं ये पढ़ाए थे टॉपिक ऑपरेटर्स के, कि किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कितना लिखना है, पूरा लिखना है, वो आपको पता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको नोट्स में, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ नोट्स का भी। पेज नंबर 12 नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 पूछे हैं, तो आपने सिर्फ इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है शॉर्ट में, और एग्जाम्पल 1-2 जो मैंने लिखी मैं नोट्स में वो लिख दीजिएगा। लॉन्ग में पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नोट्स में आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट मीन बाय टाइप कन्वर्जन। ये भी हमने पढ़ा था, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 14 नोट्स का शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, ये आप लिखेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी पढ़ रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन बेसिक। मैंने बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था टॉपिक कि लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी नोट्स में नहीं होगा। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे टाइप कन्वर्जन की जो नोट्स में दी हुई है, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 58, और उसके बाद फिर आप रूल्स लिखेंगे जो दिए हुए टॉपिक में जो हमने पढ़े थे, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। नेक्स्ट, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़े इनमें से कोई भी आपके पास नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने तमाम आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हुए या मैं वैसे ही बता रहा हूँ, या लॉन्ग क्वेश्चन है उनके मैंने निशान बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा एक प्रोग्राम है, इसको अभी स्किप करें, ये हम नेक्स्ट डे में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बेटा टोटल 11 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ही 11 पार्ट्स हैं, तो अब देखते हैं एक एक करके इनको। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द पर्पस ऑफ फंक्शन कीज दैट इज फ्रॉम F1 to F9 इन GW बेसिक। ये बेटा एक वाहिद शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस बुक में उसने पूरा नहीं दिया हुआ, मतलब हाफ दिया हुआ है, बल्कि मैंने आपको वैसे भी कुछ बता दी थी शॉर्टकट कीज़। कुछ शॉर्टकट कीज़ जो उसने नहीं बताई वो उसने अब दे दी हैं, वो जाहिर है फिर आपको इंटरनेट से हेल्प लेनी पड़ेगी, वो आप उनका पर्पस देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स में तो नहीं है, मैं आपको वैसे ही ये जब मैं एक्सरसाइज के आपको नोट्स दूंगा इंशाल्लाह PDF में, तो तब मैं आपको ये क्वेश्चन उसमें लिखा होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा जो उसमें लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। अभी मैं इनका सबका आपको पर्पस बता देता हूँ शॉर्ट वर्ड्स में, ठीक है। वैसे आपको काफियों का पता ही होगा। राइट द पर्पस ऑफ द फंक्शन कीज दैट इज फ्रॉम F1 to F9 इन GW बेसिक। F1 से F9 तक जो फंक्शन कीज हैं जो कीबोर्ड के टॉप पे होती हैं, ठीक है, उनकी बताएं फंक्शन GW बेसिक में, ठीक है। देखते हैं F1 आपको पता है बेटा प्रोग्राम को लिस्ट करती है, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको नोट्स में पूरा आंसर मिलेगा इसका। नेक्स्ट F2 बेटा प्रोग्राम को रन करती है, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास F3 बेटा प्रोग्राम को लोड करती है, आपको पता है। नेक्स्ट F4 प्रोग्राम को सेव करती है। मैंने सारे बेटा ये आप देख सकते हैं, वैसे जो आपके पास कमांड्स हैं GW बेसिक की उसमें इनका पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट कीज मेरे ख्याल नहीं लिखी हुई, लेकिन वो अब मैंने आपको बता दी, उससे भी शायद बताई थी, अब दोबारा सुन लें, ठीक है। एक बार फिर सुन लें। F1 लिस्ट, F2 रन, F3 लोड, F4 सेव। उसके बाद बेटा जो कीज़ है आपके पास F5 से लेके F9 तक, ये हम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन ये आपको याद होगा जब हम ओपन करते हैं GW बेसिक तो बॉटम पे एक लिस्ट आ रही होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें 1 पे लिखा होता है लिस्ट, वो बेटा असल में कीज़ हैं। वो तो आप वैसे भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनका पर्पस आज हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्टर पे करेंगे, हम सबको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो की है आपके पास F5 असल में काउंट कमांड है। काउंट कमांड हमने GW बेसिक कमांड में पढ़ा था कि
अगर आपका प्रोग्राम स्टॉप किया आपने तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये F5 की कंटिन्यू के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा F6 है। F6 जो की है आपके पास फंक्शन की, वो GW बेसिक में LPT के तौर पे काम करती है। अब LPT क्या है? लाइन प्रिंटर टर्मिनल। ये आपको याद होगा पिछले साल हमने 9th में LPT पोर्ट्स पढ़ी थी, पोर्ट्स के टॉपिक में, ठीक है। कॉम पोर्ट भी पढ़ी थी और हमने एक LPT पोर्ट्स भी पढ़ी थी। तो लाइन प्रिंटर टर्मिनल, LPT स्टैंड्स फॉर लाइन प्रिंटर टर्मिनल, और ये पोर्ट्स उसको कहते हैं, असल में पोर्ट की टाइप है ये। तो बेटा अगर आपने प्रिंटर को कमांड भेजनी है तो फिर आप ये F6 की GW बेसिक में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने lprint और list कमांड भी देखी थी इस लिहाज से, ठीक है, जब आप प्रिंटर पे भेजते हैं कोई आउटपुट। नेक्स्ट F7 है। F7 बेटा असल में ये ट्रेसर ऑन है, वहाँ उसने लिखा हुआ है GW बेसिक में ट्रॉन, TRON, तो ट्रेसर ऑन है असल में, ठीक है। अब ट्रेसर ऑन का मतलब है कि ये ऐसी कमांड है, ये इसका फंक्शन ऐसा है F7 का कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब ये लाइन नंबर शो करती है, ठीक है। मतलब आप देखते हैं नॉर्मली जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपके पास लाइन नंबर नहीं आता, लेकिन ये F7 से क्या होता है, ट्रॉन से या ट्रेसर ऑन से, कि आपके लाइन नंबर भी आ जाते हैं जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास F8 की है। F8 ऑपोजिट है F7 की, वो ट्रॉफ है, मतलब असल में ट्रेसर ऑफ है। मतलब अगर आपने नहीं चाहते आपके प्रोग्राम जब रन हो तो लाइन नंबर जाएं तो फिर आप ये ऑफ कर दें, ठीक है। ये हम दोनों ट्राई करेंगे। लास्ट है बेटा F9। F9 असल में मुख्तलिफ कीज़ के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होती है, ठीक है। मुख्तलिफ कुछ कीज़ होती हैं GW बेसिक की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके लिए परेशान ना हो। तो F9 मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पे F9 की का कोई ख़ास आपको यूज़ मिलेगा नहीं, जब हम देखेंगे वैसे कुछ फंक्शन कीज़ के साथ या कुछ कम्बिनेशन के साथ ये यूज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर। IDE हमने पढ़ा था बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। डिस्कस फीचर्स ऑफ GW बेसिक IDE, ये हमने पढ़ा था, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर भी बता रहा हूँ, पेज नंबर 2 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मैंने दिया हुआ क्वेश्चन। GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको नोट्स में नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने देना है, वो जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 3, पेज नंबर 40, एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग अ प्रोग्राम, वाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये बेटा जो क्वेश्चन है ये आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको बताया था लोड द प्रोग्राम आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन है ना, तो इसलिए लॉन्ग में आएगा। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ ताकि आप लोग रेफरेंस ले लें। पेज नंबर आपके पास 15 है, लोड द प्रोग्राम, ठीक है। अब उसने आगे सवाल पूछा हुआ, वाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, क्यों बेटा लोड करना ज़रूरी है रन करने से पहले या एग्जीक्यूशन से पहले, ताकि बेटा वो ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम परमानेंट मेमोरी टू टेम्प्रेरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब वो अगर हार्ड डिस्क में है तो वो रैम में आ जाए, क्योंकि रैम ज़्यादा तेज़ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देती है, ठीक है। क्योंकि जब आप सेव कर देते हैं प्रोग्राम तो वो हार्ड डिस्क में जाता है, परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो अगर आपने उसको लोड करवाना है तो आपको क्यों ज़रूरी है लोड करवाना, ताकि वो फ़ौरन आ जाए रैम में, ताकि आप फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट कर सके, रैम की स्पीड ज़्यादा होती है। ये बातें उसने वैसे इसमें भी लिखी हुई है थोड़ी सी, तो वही आप लिखिएगा। उसने लिखा हुआ है यहाँ, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क, उससे आप लेके आते हैं प्राइमरी में, रैम में इसको, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर है। वैसे ये एक्सप्लेन है तो इसलिए आप लोड द प्रोग्राम पूरा टॉपिक लिखेंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये किसी एक साल आई थिंक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4, डिफरेंशिएट बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको एग्जैक्ट यही दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन, पेज नंबर 1 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कमांड और स्टेटमेंट है डिफरेंस, और आप एग्जांपल्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। कमांड आपने इतनी पढ़ी हैं, कोई सी 2 एग्जांपल्स लिख लें, स्टेटमेंट्स भी हमने 3-4 पढ़ी हैं, कोई सी 2 लिख दें, सिर्फ नाम लिखने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा नोट्स में, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोग्राम तो इंशाल्लाह सारे दूंगा, नोट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, सिर्फ वो अभी तक आपको नोट्स में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर कमांड एंड CLS कमांड। क्या डिफरेंस है क्लियर कमांड और CLS कमांड में, ये भी मैं नोट्स में मुझे ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि मैंने दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट दिया हुआ है। पेज नंबर 5 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 29, राइट ऑन द पर्पस, सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ क्लियर कमांड
और क्वेश्चन नंबर 30, राइट डाउन द पर्पस, सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ CLS कमांड। या आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस, तो आपने दोनों का लिखना है, पर्पस और दोनों का सिंटैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर शॉर्ट एग्जाम्पल है तो लिख दीजिएगा, लॉन्ग एग्जाम्पल नहीं लिखनी है, वरना लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपको पता है क्लियर कमांड तो वेरिएबल्स की वैल्यू को जीरो करती है और जो स्ट्रिंग है उनको नल ओपन करती है, और जो आपके पास कमांड है CLS वो स्क्रीन को क्लियर करती है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। अभी उसने काफ़ी कमांड्स लिखी हुई हैं, वो कह रहे हैं इनके पर्पस और सिंटैक्स बताएं। ये तमाम मैंने बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा। पार्ट ए मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, पार्ट ए डिलीट, आपको पता है लाइन नंबर को करती है डिलीट। पार्ट बी किल, किल क्या करती है, फाइल को करती है किल या डिलीट। पार्ट सी फाइल्स, फाइल्स कमांड आपने देखा था कि आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फाइल्स को शो करवा सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं आपके पास। पार्ट डी लिस्ट, लिस्ट क्या करती है, जो आपके पास प्रोग्राम लाइंस होती है उनको लिस्ट करवाती है लिस्ट की फॉर्म में, मतलब आप देख सकते हैं अपना कोड। पार्ट ई लोड, लोड क्या करती है, आपके प्रोग्राम को जो भी आपने प्रोग्राम अगर सेव किया हो तो उसको लोड करवा रही है। कैसे करवा रही है हमने अभी देखा था कि वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आती है, ठीक है, ये लोड कमांड ये करती है। सिस्टम कमांड बहुत आसान है, ये GW बेसिक को क्लोज करती है या एग्जिट करती है। पार्ट जी नेम कमांड, नेम कमांड आप हमने देखा था रीनेम करती है फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एच रीनंबर करती है लाइन नंबर्स को रीनंबर, ठीक है। पार्ट आई रन, ये सिंपल है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाती है। पार्ट जे सेव कमांड प्रोग्राम को सेव करती है, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सकें। मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स में बताया है, वैसे मैंने हर एक का शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 7, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम। पेज नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने सारे लिखने हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, सिर्फ अब तक आपको क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 मिलेगा नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पार्ट 8 डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको नोट्स का पेज नंबर बता रहा हूँ। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर वेरिएबल्स, मैंने आपको डिफरेंस में नहीं दिया हुआ, आप डिफरेंस में लिख लीजिएगा, इसको दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और उसके बाद आप टाइप्स लिख सकते हैं, दोनों की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो व्हाट आर वेरिएबल्स पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 17, और इसके बाद पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24 डिफाइन कांस्टेंट, ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट 9, ये आपके पास एक प्रोग्राम है, ये नेक्स्ट डे में देखेंगे। पार्ट 10 ये भी एक प्रोग्राम है। पार्ट 11 ये भी वैसे एक प्रोग्राम है, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ अभी मैं। गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉमा एंड सेमीकोलन विद प्रिंट स्टेटमेंट। याद है आप लोगों को, हमने देखा था कि जो कॉमा है प्रिंट स्टेटमेंट में वो स्पेसिस के साथ मतलब लिखती है आउटपुट को, मतलब वो प्रिंट जोन में डिवाइड करती है, जो 14 स्पेसेस जिसमें होती हैं, ठीक है। आउटपुट आती है मतलब डिफरेंस के साथ आती है, कुछ स्पेस के साथ आती है, सेमीकोलन से बिल्कुल साथ साथ आती है, ठीक है। तो उसने कहा एक एग्जांपल दो और एक्सप्लेन करो। बेटा इसका आंसर वैसे मैं आपको नोट्स में इसका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैं नोट्स में दूंगा आपको, ठीक है। वैसे अगर मैं ना भी दूँ तो आप लोग देख लें प्रिंट स्टेटमेंट पेज नंबर 36 पे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो यहाँ दी हुई है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, आसान एग्जाम्पल आपको दे दूँगे। नेक्स्ट पार्ट 11 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों बेटा प्रोग्राम्स हैं, तो इसका मतलब अभी तक मैं आपको नोट्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और एक क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 11, मतलब फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, ये मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में। उसके नीचे ही मैं आपको फिर जो आपके प्रोग्राम्स हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 9, 10, ठीक है। कम से कम ये 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं आपको नोट्स में पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी नेक्स्ट डे में आपको ये समझाने हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे पहले बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 23 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 24। वर्क फॉर डे 24 में हम बेटा कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे GW बेसिक के जो उसने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से। सबसे पहले बेटा आप याद रखें, जैसे आप मैथ के करते हैं क्वेश्चन, अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए समझ तो फिर आप क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। यहाँ भी यही है बेटा कि अगर आप लोग स्टेटमेंट समझ जाएंगे
जो आपके प्रोग्राम आपने करना है, जो वो कह रहा है आपसे, तो आप लोग प्रोग्राम का कोड इजीली लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स अगर समझ लेते हैं, अगर समझ आ जाती है आपको, तो आप आराम से उसका गिवन डेटा और बाकी चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही है। तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज़। रीड, अब देखिए बेटा यहाँ से पता लग गया रीड का है, तो इसका मतलब है हमें रीड डेटा स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। रीड 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड इन डेटा स्टेटमेंट, मतलब 10 वैल्यूज रीड करो जो किसमें स्पेसिफाई हो, डेटा स्टेटमेंट में। आपको पता है डेटा स्टेटमेंट में उसमें आप वैल्यूज या कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, और जो आपके पास रीड स्टेटमेंट है उसमें आप वेरिएबल्स लिखते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। जब आप रीड करवा लें, मतलब रीड करवा लें रीड स्टेटमेंट से और डेटा दे दें डेटा स्टेटमेंट से, तो फिर सम निकालो उन वैल्यूज़ का, ठीक है। उसने कहा है कितनी वैल्यूज़ देनी है, 10 वैल्यूज़। 10 वैल्यूज़ के लिए बेटा हम क्या करेंगे, वैसे ही मैं पूरा प्रोग्राम का कोड नहीं लिख रहा, वो मैं आपको प्रोजेक्टर पे समझाऊंगा, मैं फिलहाल आपको वैसे ही हिंट्स दे रहा हूँ इसके, ठीक है। तो आप इस तरह बेटा प्रोग्राम को करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे रीड। रीड में आपको पता है आप वेरिएबल्स देते हैं। वेरिएबल्स कहाँ से देंगे आप, 10 वेरिएबल्स देने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल्स दे सकते हैं, लेकिन वो रूल्स को याद रखिएगा जो हमने पढ़े थे चैप्टर में, ठीक है। हम सिंपल वेरिएबल्स दे सकते हैं, A B C से लेके 10 तक जितने भी वो बनते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं A B C D, आगे नहीं है जगह इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ E F G H I, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। इन वेरिएबल्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल दे दें, कैपिटल दे दें। कोशिश करें आप लोग जो यहाँ नाम दें आप कैपिटल ही लिखें, ठीक है। बेसिक में हम ज़्यादातर आपने देखा एग्जाम्पल्स में उसने कैपिटल से लिखा हुआ है, तो आप सबको कैपिटल नाम दे सकते हैं, स्मॉल से भी सही चलेगा, ठीक है। अब रीड के बाद हम क्या करेंगे, रीड के बाद बेटा उसने कहा था आखिर में सम भी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, रीड के बाद पहले निकाल लेंगे इनका सम, क्योंकि डेटा भी देने का फ़ायदा नहीं है, डेटा दे भी देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने तो सम निकालना है। या तो वो ये कहता है सिर्फ रीड और डेटा यूज़ करो, मतलब रीड करवाओ वैल्यूज़ को, सम नहीं निकालना, तो फिर हम सिंपल यहाँ लिखते डेटा और प्रोग्राम को रन कर देते। लेकिन यहाँ पे उसने कहा सम, तो इसलिए पहले हम निकालेंगे सम। अब सम में क्या लिखेंगे, सम में बेटा आपको पता है आप वेरिएबल्स लिखते हैं, या आपने ये भी सम भी एक वेरिएबल है और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आप क्या लिखेंगे बेटा, ये तमाम वेरिएबल्स, और इनके साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। अब मैं लिख नहीं रहा सारे, टाइम नहीं है, मैं प्रोजेक्टर पे आपको दिखाऊंगा। ये तमाम को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेटा में वैल्यूज देते हैं अपनी मर्जी की कोई भी, मैं सिंपल वैल्यूज आपको दे के प्रोग्राम करवा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनका आंसर आएगा 55, आई थिंक सम आता है इनका, तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम डेटा करेंगे उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जो भी हम लिखवाएंगे। प्रिंट में हम ये लिखवा देंगे सम ऑफ वैल्यूज या सम इज इक्वल टू जो भी आगे आंसर आएगा, ठीक है। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये वाला जो सम वेरिएबल है इसको हम उस प्रिंट स्टेटमेंट के आखिर में लिखेंगे, ठीक है। तो वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में जो डबल कोटेशन में लिखते हैं उसके बाद हम ये वाला वेरिएबल सम लिखेंगे, ठीक है। तो जो नाम इसका यहाँ है वही उधर होगा, ठीक है। वैसे ही लिख रहा हूँ अभी, प्रिंट यहाँ पे लिखते हैं डेटा 1 2 3, ये मैंने आगे डॉट्स डाले हैं, इसका मतलब है आगे मूव कर रहा है इसी तरह, ठीक है। प्रिंट में हम लिख देंगे सम और यहाँ पे हम लिख देंगे सम। मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट बताया इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, असल सिंटेक्स के साथ हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा हो गया बेटा, हमने 10 वैल्यूज़ को रीड करवाया और फिर उनको वैल्यूज़ दी, कॉन्स्टेंट सी वैल्यूज़ डेटा, और उसके बाद प्रिंट करवा दिया उनका सम। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 9, ये बड़े ध्यान से देखें आप, क्योंकि बहुत लेंथी इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोग्राम भी बहुत लेंथी है, ठीक है। तो इसलिए वैसे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट भी बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप एक जगह से शॉर्ट करेंगे वो कहीं और से लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं इसको। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर द नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। वो कहता है कि एक प्रोग्राम लिखें ऐसा जिसमें जो क्या पूछे आपसे, नाम पूछे, रोल नंबर पूछे, सेक्शन पूछे, क्लास पूछे और मार्क्स पूछे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, किसके, क्लास 10 के एक स्टूडेंट के, ठीक है। अब हमने ये सब चीज़ें बेटा इनपुट करवानी है। ये हम इनपुट एक लाइन में भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, सेंटेंस आपको शायद प्रोजेक्टर पे से नज़र भी ना आए। तो मैंने कैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने एक एक लाइन पे इनपुट करवाया है, ठीक है। पहले इनपुट नेम, फिर इनपुट रोल नंबर,
फिर इनपुट क्लास, फिर इनपुट सेक्शन, उसके बाद फिर हमने इनपुट करवाए हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स बेटा हमने वही सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जो ज़्यादातर आप लोग मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें जो आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स 10th में, ठीक है, सिवाय पाक स्टडीज़ के मैंने सारे लिख दिए। पाक स्टडीज़ नहीं लिख सका मैं क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि टोटल मार्क्स बहुत कम है, तो वो फिर अगर मार्क्स ज़्यादा आ जाते तो हमारी परसेंटेज है वो शायद 100 से ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया फ़िलहाल, ठीक है। तो मैंने 7 सब्जेक्ट्स की आपको मार्क्स लिखवाए हैं इधर। नेक्स्ट उसने कहा है द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स। उसने कहा है पहले तो वो क्या करे, कैलकुलेट करे और डिस्प्ले करे टोटल मार्क्स। ये उसने कह तो दिया कैलकुलेट, डिस्प्ले तो ठीक है, कैलकुलेट टोटल मार्क्स, ठीक है। वैसे उसने कैलकुलेट यहाँ का है और हिंट में कह रहा है कि सपोज टोटल मार्क्स आर 850। उसने खुद बता दिया है सपोज करें टोटल मार्क्स 850, तो उसने कैलकुलेट वैसे ही कह दिया। कैलकुलेट हम नहीं करेंगे बेटा, टोटल मार्क्स वो बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। पहले हम इनपुट करवाएं टोटल मार्क्स, फिर हम इनपुट करवाएं ऑब्टेन मार्क्स, फिर उसके बाद हम निकालें परसेंटेज, ये बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए इसको शॉर्ट इस तरह हम करेंगे, इसे लिखा हुआ पता नहीं क्यों है, हालांकि आगे हिंट भी उसने दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स 850 हैं। तो हम इनपुट करवाएंगे बेटा ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमने निकालनी है परसेंटेज, और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, मैं फिलहाल PER लिख रहा हूँ, वैसे मैंने वहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है। OM को डिवाइड करते हैं आप TM मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं। या OM क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, और TM क्या है, टोटल मार्क्स। आप TM की जगह 850 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये उसने 850 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जब 850 मैं एक वेरिएबल में ऊपर स्टोर करवाऊँगा, TM में मैं पहले ही 850 स्टोर करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है डिस्प्ले भी करवाओ टोटल मार्क्स। तो जब मैं आगे जाके प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट टोटल मार्क्स, तो मैं वेरिएबल दे दूंगा उसको TM, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ 850, यहाँ भी TM दे सकते हैं, यहाँ 850 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों पे प्रोग्राम सही चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं मुख्तलिफ चेंजेस करूंगा इस प्रोग्राम में जो मैंने लिखी हुई है, ताकि आप उसको देख सकें कि क्या आपकी आउटपुट आती है, ठीक है। उसने कहा है डिस्प्ले टोटल मार्क्स, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। परसेंटेज जो बेटा आप कैलकुलेट करेंगे वो फिर आप प्रिंट भी करवाएंगे आखिर में। प्रिंट परसेंटेज इज इक्वल टू, आगे इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ उसने नहीं कहा, उसने ऑब्टेन मार्क्स प्रिंट करने को नहीं कहा, तो हम नहीं करवाएंगे। मैंने नहीं करवाए हुए क्योंकि मैंने वही प्रोग्राम लिखा है जो बुक में दिया हुआ है। आप चेंजेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम में बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये भी हो सकता है कि आप प्रिंट जो आपके मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स वो भी प्रिंट करवा लें। पहले तो आप इनपुट करवा रहे थे ना, तो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आपने देखना है तो आप प्रिंट भी करवा रहे हैं जो आपने मार्क्स इनपुट करवाए थे। तो वो कैसे हो सकता है कि जब आप ये लिखेंगे तो आप क्या कर लें, उससे पहले लिख दें प्रिंट मार्क्स ऑफ, फर्ज करें कंप्यूटर, इज इक्वल टू वो जो आपने इनपुट में एक वेरिएबल में स्टोर मार्क्स करवाए थे वो आप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको समझ शायद ना आ रही हो क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर पे नहीं दिखा रहा, कंप्यूटर पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि बेटा जब मैं प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तब मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फॉर्मूले और कुछ चीज़ें आपको मैंने पहले बतानी थी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बेटा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मार्क्स भी प्रिंट करवा देंगे हम और परसेंटेज भी करवा लेंगे, और हम कोशिश करेंगे ऑब्टेन मार्क्स भी हम प्रिंट करवा दें। अब आप मुझे बताएं कि ऑब्टेन मार्क्स किस तरह आएंगे। ऑब्टेन मार्क्स बेटा हमें ज़रूरी है निकालने, तभी हमारी परसेंटेज निकलेगी। ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे निकालते हैं हम अपनी परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं। ऑब्टेन मार्क्स बेटा तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करते हैं, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, जब आपने इनपुट लिए होंगे, हर वेरिएबल में इनपुट लिया होगा ना, एक कोई भी नाम दिया होगा उस वेरिएबल को, फर्ज करें इनपुट उसने लिखा हुआ है एंटर इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश को आपने ई वेरिएबल में स्टोर किया होगा, तो आप लिखेंगे ई प्लस आगे इनपुट एंटर उर्दू मार्क्स, उर्दू को आपने यू में स्टोर किया होगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे ई प्लस यू। इस तरह हर सब्जेक्ट के मार्क्स आप प्लस करेंगे, वो प्लस करके आप इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ताकि जब आप निकालें इसकी परसेंटेज तब आपके लिए वो इजी हो, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे प्रोजेक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 वो बहुत ईजी है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t। ये आपको याद है, हमने इसका शायद एल्गोरिथम देखा था लास्ट चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। तो वही है, ये हमने निकालना है एक कार का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v उसकी एवरेज स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम t है। द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड एंड टाइम, मतलब वो कहता है इनपुट शुड इनपुट, लाजमी आपने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है, स्पीड के लिए और टाइम के लिए।
use input statement to get the values for v and t. Okay, you have developed the algorithm for the program in the exercise of the previous chapter. ये भी हम उसने बता दिया है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में इसका एल्गोरिथम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपल बेटा यूज़ करेंगे, पहले इनपुट करेंगे। इनपुट हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्पीड v जो उसने दी हुई है, इनपुट करके फिर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू v स्टैटिक t, v इंटू टी। उसके बाद हम क्या करवाएंगे इसको प्रिंट, तो ये प्रिंट हम करवाएंगे डिस्टेंस और फिर इसको s को यहाँ स्टोर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ आप s लिख दें या आप यहाँ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप यहाँ डिस्टेंस लिखना है तो यहाँ भी डिस्टेंस लिखना पड़ेगा आपको। मैंने फिलहाल शॉर्ट में बताया, अभी मैं बताता हूँ प्रोजेक्टर पे इसको सारा, और नोट्स में भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा, तो परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकालना है आपने। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द यूजर। वो कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर, बेस का रेडियस और हाइट सिलेंडर की, वो इनपुट लें आप यूजर से थ्रू इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट से। हिंट में उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वेयर एच या 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर एच आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, v इज इक्वल टू पाई ना लिखें आप क्योंकि बेसिक में इस तरह नहीं करेंगे आप 3.14, उसके बाद आप लिखेंगे स्टेरिक एच, ठीक है। तो आप इस तरह GW बेसिक में लिखेंगे। या एक और भी इसको तरीका लिखने का कि अगर आपने आर स्क्वायर लिखना है तो आप इस तरह लिख दें r पावर 2, ये भी बेटा एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर का स्क्वायर लेना है आपने, बहुत ईजी है। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। नंबर कौन देगा, यूजर देगा इनपुट स्टेटमेंट से। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इनपुट में लेंगे एंटर नंबर, मैं फिलहाल लिख रहा हूँ इनपुट नंबर, कोई भी नंबर ले लेंगे, फिलहाल हम कह देंगे n। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर एक लेंगे हम वेरिएबल n पावर 2। एक ये आपके पास ऑप्शन है कि आप लिखते हैं n पावर 2, ये एक्सपोनेंशिएशन सिंबल या एक्सपोनेंट सिंबल। दूसरी ऑप्शन है आप n पावर 2 ना लिखें, आप क्या लिख दें n स्टेरिक n, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दें प्रिंट स्क्वायर, वो हम अभी देखेंगे प्रोग्राम में, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा लास्ट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। तो अब उसने कह दिया लेट स्टेटमेंट यूज़ करें। लेट स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। वो कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप सम और एवरेज निकालें 2 नंबर्स की, सॉरी 3 नंबर्स की, दो नहीं 3 नंबर्स की। 3 नंबर्स की हमने एवरेज और सम और एवरेज निकालना है। किस तरह करेंगे, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट हम ले लेंगे एक नंबर a, एक ले लेंगे b और एक ले लेंगे c, कोई भी वैल्यूज दे देंगे उनको। उसके बाद लिखेंगे लेट, ये इसमें भी आएगा बेटा लेट, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अभी हमने करना है ये सारा। उसके बाद लेट सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसी तरह फिर लेट एवरेज इज इक्वल टू सम, डिवाइड करेंगे बेटा हम 3 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी परेशान ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा नज़र तो हम अभी इसको देखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट, फिर आप क्या करेंगे बेटा, प्रिंट एवरेज कर देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आपको अभी जब मैं प्रोजेक्टर पे करवाऊंगा इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम वैसी हिंट्स देख ली हैं, कुछ फॉर्मूले देख लिए हैं ताकि उस वक्त आपको पता हो कि हमने कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हमें इस प्रोग्राम में लगेगा पार्ट 9 में, इसलिए मैंने इसका कोड पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझाने में टाइम लगेगा। हम मुख्तलिफ तरीके से इसकी इनपुट या आउटपुट को चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी प्रोग्राम है। और जब इसकी एक दफ़ा इनपुट आप अगर लिख दी गलत तो फिर क्योंकि इतनी ज़्यादा इनपुट स्टेटमेंट है, फिर आपको दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा इनपुट। तो इसमें एक भी इनपुट आपने गलत नहीं लिखनी, बड़े ध्यान से वैल्यूज़ लिखनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक भी गलत हुई तो पूरा प्रोग्राम पहले इनपुट लेगा, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये प्रोग्राम भी हम समझते हैं। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 24 कंप्लीट होता है।
स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 24 का प्रैक्टिकल वर्क। हमने प्रोग्राम्स देखने हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर रीड कर लें। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज़ स्पेसिफाइड इन डेटा स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन। कि आपने डिस्प्ले करवाना है सम वैल्यूज़ का, कैसे रीड करके उनको और डेटा प्रोवाइड करके थ्रू रीड डेटा स्टेटमेंट। तो इसका हमने प्रोग्राम देखना है। ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको लोड करवा के दिखा देता हूँ। लोड मैंने करवा दिया। अब मैं करता हूँ लिस्ट। ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके सामने लिस्ट में मैंने दिया हुआ है। बेटा ये फुल स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मैग्नीफायर ऑन किया है। फुल स्क्रीन पे ही आपको पूरा प्रोग्राम शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने मैग्नीफायर ऑन किया ताकि आपको ईज़िली देख सकें आप ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम देखें गौर से। लाइन नंबर 10 में मैंने बताया था मैंने सीरियस लिखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बुक में उसने इस तरह किया हुआ है, ठीक है। वैसे ये ज़रूरत नहीं है लिखने की। नेक्स्ट लाइन पे आए। रीड ABCDEFGHIJ। टोटल 10 वेरिएबल्स मैंने दिए हैं क्योंकि 10 वैल्यूज़ मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे बताया था आपको जब मैं बोर्ड पे समझा रहा था, सम एक वेरिएबल है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे A + B + C + D + E + F + G + H + I + J, मतलब इन तमाम जो वैल्यूज़ मैंने रीड में वेरिएबल्स दिए थे इनको मैंने ऐड कर दिया एडिशन ऑपरेटर से। लाइन नंबर 40 में वैल्यूज़ नहीं है, अब कॉन्स्टेंट्स नहीं है। इनको डेटा A को 1, मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस याद है आप लोगों को। A को 1 मिलेगा, B को 2, C को 3, इस तरह सो ऑन, एक एक वैल्यू सबको मिलती जाएगी वेरिएबल्स को, ठीक है। उसके बाद प्रिंट किया मैंने सम ऑफ 10 वैल्यूज़, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज इक्वल टू, आगे थोड़ी स्पेस दी है मैंने ताकि थोड़ा स्पेस आगे फिर हमारा आंसर है। और ये सम वही है जो मैंने यहाँ दिया। ये याद रखिएगा बेटा, बार बार मैं बताया आपको इस चैप्टर में, जो आप प्रोसेसिंग के वक्त वेरिएबल यूज़ कर रहे हो सेम वही होना चाहिए जो आप प्रिंट करते हुए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये अगर सेम नहीं होंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन। ये आपको पता ही है, लाइन नंबर 60 में एंड। अब मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये देखिए बेटा, F2 प्रेस किया मैंने तो आंसर आया मेरा सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज इक्वल टू 55। अगर आप देखना चाहें तो अभी अपने कैलकुलेटर पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इनका आंसर 55 ही आता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो थोड़ा लेंथी है, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 9। Write a program that asks for a name, roll number, class, section and marks in different subjects of a student of class 10। ये बेटा मैं आपको ऐसे पढ़ा चुका हूँ बोर्ड पे, तो इसलिए मैं टाइम बहुत लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे लेके जा रहा हूँ। आपको याद है हमने एक स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है क्लास से और उसकी परसेंटेज देखनी है, ठीक है। इसमें हमने नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन उसका इनपुट करवाना है और उसके साथ साथ हमने सब्जेक्ट के मार्क्स भी इनपुट करवाने हैं। टोटल मार्क्स उसने कहा हुआ है, सपोज कर लें आप 850 हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रोग्राम आपको पहले बेसिक में ओपन करता हूँ। ये बेटा आपके सामने प्रोग्राम आ रहा होगा नज़र आपको, मैंने मैग्नीफाई किया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। लाइन नंबर 10 वही CLS। लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने नाम देना है बेटा स्टूडेंट का। अब गौर से देखें, यहाँ नेम मैंने किस में दी है, N, आगे क्या है $, स्ट्रिंग। नाम आपको पता है अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है तो इसलिए N स्ट्रिंग। अब N क्यों दिया, क्योंकि बेटा मैंने बताया था आपको कि आपका वेरिएबल नेम हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब वो खुद आपको बताए कि वो क्या कर रहे हैं। अब नेम का N मैंने ले लिया यहाँ वेरिएबल नेम, ठीक है। इनपुट एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर हमने एंटर करना है स्टूडेंट का, वो क्या है R। अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग नहीं लिया, आप ले सकते हैं वैसे स्ट्रिंग, क्योंकि कभी रोल नंबर में डैश आ जाती है, मतलब हाइफन आ जाती है, तो आप हाइफन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोल नंबर आपको पता है न्यूमेरिक होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिखा। तो सिंपल मैंने क्या लिखा है, R क्यों लिखा है, क्योंकि रोल नंबर R से शुरू होता है। लाइन नंबर 40 इनपुट एंटर क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास उसने कहा था क्लास 10 है या मैट्रिक है, तो मैंने क्योंकि लिखना था मैट्रिक टेक्स्ट की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने यहाँ C स्ट्रिंग लिखा है, C स्ट्रिंग, क्योंकि क्लास C से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट एंटर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का सेक्शन भी आपको पता है ज़्यादातर A B C में होता है, तो इसलिए मैंने वो भी S स्ट्रिंग में लिखा है। और से देखें, पहला S है, दूसरा स्ट्रिंग है यानी $, तो इसलिए S से सेक्शन और इसलिए मैंने यहाँ S से लिखा है, ठीक है।
नंबर 60 इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इस्लामियात। अब हम मार्क्स एंटर करेंगे सब्जेक्ट्स के। इस्लामियात के मार्क्स आपको पता है मार्क्स हमेशा न्यूमेरिक में होंगे, नंबर्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ आई लिख दी है, सिंपल आई। नेक्स्ट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ उर्दू, उर्दू यू लिख दिया। इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश ई। इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एम। इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स पी। इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री सी। इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के बेटा मैंने जो वेरिएबल दिया है वो दिया है COMP कॉम्प। आप कहेंगे सर आपने इसको सी क्यों नहीं दिया, गौर से देखें बेटा, वैसे आपके दो यहाँ होने चाहिए क्वेश्चन, यहाँ भी सी लिखा है मैंने, यहाँ भी सी लिखा है। ये हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि बेटा इसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग और इसकी टाइप क्या है न्यूमेरिक, तो इसलिए ये हो सकता है। आप वैसे तो सेम नाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर टाइप डिफरेंट है तो नाम सेम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ सी स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ सिंपल सी लिखा है। उसको पता लग रहा है बेसिक को कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और वो उस लिहाज से मेमोरी में उसको प्रोसेस करेगा। अब आगे जाके मैंने यहाँ सी क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि ये सेम हो जाता फिर, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक था कंप्यूटर साइंस के मार्क्स और केमिस्ट्री के भी, इसलिए मैंने डिफरेंस करने के लिए यहाँ लिख दिया COMP, कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म। आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पूरा लिखेंगे तो आपको जब ऐड करवाना है तब भी पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तमाम वैल्यूज जो इनपुट करवानी थी वो करवा ली हैं। अब आए बेटा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन जो 130 है बेटा, इसको ध्यान से समझें। TM मैंने बताया था, TM का मतलब है टोटल मार्क्स कितने हैं, मैंने पहले उसको डिक्लेयर कर दिया है 850, मैंने वेरिएबल को वैल्यू पहले दे दी है 850, ठीक है। वैसे हम ये इनपुट भी करवा सकते थे, इनपुट एंटर टोटल मार्क्स, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि उसने बुक में दे दी है 850 तो हमने इसलिए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया उसको। OM क्या है, ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू I प्लस U प्लस E प्लस M प्लस P प्लस C प्लस कॉम्प। ये क्यों बेटा, क्योंकि मैंने तमाम ये वेरिएबल्स इनमें स्टोर करवाए हैं। मैं सिर्फ मार्क्स कर रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ें नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्क्स को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स इसी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 150 में क्या किया मैंने, कैलकुलेट उसकी परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू OM जो भी इसमें स्टोर होगी वैल्यू, इनको ऐड करके वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। डिवाइड कर दो OM को 850 से, ठीक है, 850 से डिवाइड करो, या आप यहाँ TM भी लिख सकते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक साइन आपने देखा है, उसके बाद 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट प्रिंट, अब जो प्रिंट का था उसने चीज़ें करने को वो कर रहा हूँ। प्रिंट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल टू, ताकि इक्वल टू लिखा हुआ है स्क्रीन पे। TM कौन सी वैल्यू होगी, TM में बेटा आपके पास 850 वैल्यू है, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी 850। नेक्स्ट प्रिंट परसेंटेज, अब जो परसेंटेज है बेटा वो तब कैलकुलेट होगी जब ये वाला हमारा लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन 150। जो भी इसका आंसर आएगा इसका वो स्टोर हो जाएगा इसमें परसेंटेज में, और परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और आखिर में प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये प्रोग्राम और छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी हो सकता था। छोटा इस लिहाज से हो सकता था बेटा कि मैं ये चीज़ें लाइन नंबर 20, 30, 40, 50 ये एक लाइन में मैं लिख दूं कि इनपुट एंटर नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा क्लास एंड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब एक लाइन में लिखूंगा तो मुझे ये चीज़ें सारी कॉमा से सेपरेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए मैंने कहा मैं एक एक लाइन आपको इनपुट करवाऊँ, ठीक है, या आप प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह बेटा यूज़ कर सकते थे एक लाइन में मार्क्स को, एंटर मार्क्स ऑफ इस्लामियात कॉमा उर्दू कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथमेटिक्स कॉमा फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। तो वो आप लिखते हैं इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के अंदर, और उनकी वैल्यूज क्या देते हैं आप, I U E M P C कॉम्प, ठीक है, लेकिन बीच में कॉमा जरूर लगाना था आपने, तब ये सही चलता है, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू मैंने बताया, ये आप ना भी लिखें, आप ये वैसे भी प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये तो हमारा काम लाजमी करना था, OM वाला ये भी लाजमी करना है काम। उसके बाद हम प्रिंट ऑब्टेन मार्क्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ रन करके, बाद में हम इसमें चेंजेस और भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको करते हैं रन F2। अब बेटा आपने गौर से देखना है कि कोई आपसे गलती ना हो, क्योंकि गलती हुई तो दोबारा से प्रोग्राम चलता है सारा। ये नाम कोई भी रखते हैं स्टूडेंट का, अली रख रहा हूँ मैं फिलहाल, एंटर प्रेस कर दें। अब आप देखें ये जो आपके पास साइन है, ये जो कॉलन है, ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था, इस वजह से
आपके पास यहाँ प्रिंट हो रहा है। और मैंने इनपुट के बाद अगर आप गौर से देखते, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि मैंने इनपुट के जो स्ट्रिंग है उसके बाद, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा यूज़ किया है। कॉमा आपको पता है, कॉमा से सिंपल आपके पास जो आपने स्ट्रिंग में वैल्यू दी होती है वो आती है। अगर मैं यहाँ यूज़ करता सेमीकोलन तो हर एक के साथ, हर प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के साथ क्या आता, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, वो मैंने फिलहाल नहीं किया, मैंने यूज़ ऑफ कॉमा किया। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं बेटा। आप रोल नंबर कोई भी लिख रहा हूँ मैं, 22 चले मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिख देता हूँ मैट्रिक। नेक्स्ट एंटर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ए। अब बेटा मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, अब टोटल मार्क्स याद रखिएगा 850 हैं, तो 850 से कम ही होने चाहिए हमारे मार्क्स। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ कोई भी, इसको मैं लिख देता हूँ 75। उर्दू के मैं लिख रहा हूँ 85, इंग्लिश के मैं लिख रहा हूँ 93, मैथ्स के लिख रहा हूँ 100, फिजिक्स के लिख रहा हूँ 96, केमिस्ट्री के लिख रहा हूँ 94 और कंप्यूटर के लिख रहा हूँ 99। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं। अब गौर से देखिएगा प्रोग्राम, ये देखें क्या आंसर आया है। टोटल मार्क्स हमारे 850 हैं, क्या ये हमारी परसेंटेज 75.52941, ये हमारी आई है बेटा परसेंटेज। ठीक है, आपको मेरा ख्याल नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको, और अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नाम सब चीज़ें। ठीक है, अगर आप एक चीज़ करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो 10 मार्क्स भी आ जाएं तो आप वो भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं वो भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो भी आ जाएँ। लिस्ट निकालते हैं बेटा। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ प्रोग्राम में ताकि हम ऑब्टेन मार्क्स भी प्रिंट करवा सके। तो लाइन नंबर 165 में कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ 165 में? ताकि पहले आ जाए मेरे पास टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स, या आप पहले भी ऑब्टेन मार्क्स कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आप अपनी मर्जी से जो भी फ्लो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं फिलहाल 165 पे कर रहा हूँ, ये मैं काम 155 पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये सेंडिंग ऑर्डर में आते हैं लाइन नंबर, सेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, तो जैसे आप लिखेंगे उस तरह में एग्जीक्यूट होगा। चलिए मैं लाइन नंबर 155 पे लिख देता हूँ। ठीक है, लाइन नंबर 155 पे लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू OM लिखा है मैंने। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम करते हैं CLS। अब हम देखते हैं लिस्ट जी, प्रोग्राम में चेंज हो चुका है। अब हम करते हैं इसको बेटा रन। ठीक है बेटा, हम अब दोबारा करते हैं इस प्रोग्राम को रन। ये लिखते हैं अली, एंटर, रोल नंबर लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं मैट्रिक, सेक्शन लिख देते हैं B, मार्क्स लिख देते हैं कोई भी दोबारा, ये मैं मार्क्स वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए आंसर्स। ठीक है, अब देखें बेटा, ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स भी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स क्या आ रहे हैं 665 और टोटल मार्क्स 850 और परसेंटेज 78.23। ठीक है, ये आप देखें मैंने ऑब्टेन मार्क्स भी प्रिंट करवा दिए स्क्रीन पे। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप जो आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो भी आप प्रिंट स्क्रीन पे करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे। पार्ट 10, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। अब हम इसको टाइप करते हैं GW बेसिक में। लाइन नंबर 10, सबसे पहले बेटा चले हम CLS ही यूज़ कर लेते हैं। लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 में हम लिखेंगे इनपुट एंटर एवरेज स्पीड ऑफ कार, या एंटर एवरेज स्पीड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हम चलें लिख देते हैं क्योंकि मैथ्स में हम इस तरह ही करते हैं, और हम यूज़ करते हैं यहाँ सेमीकोलन नहीं बल्कि कॉमा। एंटर एवरेज स्पीड ऑफ कार, अब इसको हम देते हैं वेरिएबल v। ठीक है, लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 में लिखेंगे इनपुट एंटर टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं t। ठीक है बेटा, उसने बुक में कहा हुआ है कि आप स्पीड ऑफ कार लिखें इन मीटर पर सेकेंड, तो हम इसी तरह कर रहे हैं, इन मीटर, ये मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, पर सेकेंड इस तरह लिखते हैं, आपको पता है फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद हमने देना है यहाँ वेरिएबल v, इक्वल टू नहीं डालते हम। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंटर टाइम
यहाँ भी लिख सकते हैं आप एंटर टाइम इन टी या एंटर टाइम लिख दें, कोई भी लिख दें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर जो आपने वेरिएबल दिया है उसको आप स्मॉल की बजाय करें कैपिटल, ठीक है, क्योंकि सारे कैपिटल में ही है। लाइन नंबर 40 में अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्टेरिक टी, ठीक है, वी स्टेरिक टी। नेक्स्ट लाइन नंबर 50, प्रिंट डिस्टेंस ऑफ अ कार या डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये वही बेटा जो मैंने बताया था, नाम दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया है, बस लाइन नंबर 60 में एंड लिख के मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। बेटा एक बार प्रोग्राम देख लें। लाइन नंबर 10 CLS, लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन मीटर पर सेकेंड, ये उसने कहा हुआ, उसी तरह लिख दिया हमने V। लाइन नंबर 30 इनपुट एंटर टाइम T। लाइन नंबर 40 डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है V इंटू टी, प्रिंट डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्टेंस। यही डिस्टेंस मैंने यहाँ दिया, तो जो इनका आंसर आएगा, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं रन, F2, एंटर एवरेज स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, उसी तरह आ रहा है, देखें हम एंटर करते हैं बेटा स्पीड इसकी 10, टाइम एंटर करते हैं 2, तो आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ अ कार इज इक्वल टू 20, ठीक है, कि आपके पास आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ कार का 20। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो पार्ट लास्ट पार्ट है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, नहीं तो आप प्रिंट स्टेटमेंट की एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जो हमने प्रोविंसेस की थी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं यूज़ ऑफ कॉमा और सेमीकोलन से। Next question number 11, write a program to calculate the volume of a cylinder. The program should get the values for height of the cylinder and the radius of its base from the user, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं इसका। लाइन नंबर 10 में लिखेंगे बेटा हम CLS जो हम लिखते हैं। लाइन नंबर 20 में इनपुट, अब उसने कहा है इनपुट हमने क्या लेनी है, इनपुट लेनी है बेटा हमने हाइट और रेडियस, तो हम लिखते हैं इनपुट एंटर height of cylinder is equal to, इसको हम H में स्टोर करवाते हैं बेटा। लाइन नंबर 30 इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, या आप ये भी लिख सकते हैं एंटर रेडियस ऑफ बेस या फिर ऑफ इट्स बेस, ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। हमने तो बस आंसर सही आना चाहिए हमारा, और हमारा सिंटेक्स सही होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं आप R, क्योंकि रेडियस R से है। लाइन नंबर 40, अब हम करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं बेटा यहाँ प्रोसेसिंग के लिए, वॉल्यूम, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको प्रिंट में भी लिखना पड़ेगा, सिंपल वॉल्यूम लिख लें। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14 स्टेरिक रेडियस, जो रेडियस है बेटा उसकी हमने क्या वैल्यू दी है, वेरिएबल क्या दिया उसका R, तो यहाँ पे बेटा हमें लिखना पड़ेगा वेरिएबल R, फिर उसके बाद स्टेरिक, फिर R, स्टेरिक के बाद दोबारा R बेटा, क्योंकि R स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक H, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर आप उस तरह लिखना चाहें, R⁻² स्टेरिक H, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ जो बुक में उसने कहा हुआ है, आंसर फिर भी हमारा सही आएगा इंशाल्लाह। R स्टेरिक H, एंटर। लाइन नंबर 50 प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है बेटा अब आपने वॉल्यूम जो आपने यहाँ दिया था, ठीक है, और लाइन नंबर 60 में करते हैं प्रोग्राम को एंड, ठीक है। ये एक बार देख लें बेटा प्रोग्राम, वॉल्यूम वही वॉल्यूम मैंने यहाँ दिया है जो यहाँ पे इनका आंसर स्टोर होगा, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन, हाइट हम देते हैं 2, रेडियस भी दे देते हैं 2, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है 25.12। आप इस तरह भी देख लें, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 × 2 8,
8 इंटू 3.14 25.12 ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो हमने ये भी प्रोग्राम कर लिया। इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, कि आपने एक नंबर का स्क्वायर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी प्रोग्राम है, जो हमने मुश्किल प्रोग्राम किए हैं इतने उनसे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब ये हम करते हैं GW बेसिक में। यहाँ पे लिखते हैं हम लाइन नंबर 10 CLS, लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको स्टोर करवाते हैं हम n में, क्योंकि ये न्यूमेरिक है तो n ही लिखेंगे। लाइन नंबर 30 में लिखते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू n। अब हम करते हैं एक्सपोनेंशिएशन सिंबल से n पावर 2 से, ठीक है, क्योंकि हम पिछला प्रोग्राम स्टैटिक से देख चुके हैं। अब हम इससे ट्राई कर लेते हैं। लाइन नंबर 40 में लिखेंगे प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हम लाइन नंबर 50 में कर देंगे प्रोग्राम को एंड, और अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल है ये। एंटर अ नंबर, हम कोई नंबर एंटर करते हैं। अब यहाँ बेटा एक मैंने चेंज किया है, वैसे शायद मुझसे गलती से हो गया, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो इनपुट स्टेटमेंट है उसमें मैंने आई थिंक सेमी कॉलन यूज़ कर लिया है प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद, ठीक है। कोई नहीं, हम नंबर एंटर करते हैं 2, एंटर। तो स्क्वायर क्या है उस नंबर का? स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, एक्सपोनेंट सिंबल भी सही वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं लास्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। हमने लेट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एवरेज और सम निकालना है, ठीक है, 3 नंबर्स का। तो अब इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं GW बेसिक में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लास्ट प्रोग्राम अपना। लाइन नंबर 10 में लिखते हैं CLS, लाइन नंबर 20 में लिखते हैं हम लेट A इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू दे दें, इसको 10 दे देते हैं हम सिंपल। लाइन नंबर 30 में लेट B इज इक्वल टू 20। लाइन नंबर 40 में लेट C इज इक्वल टू 30। लाइन नंबर 50 में लेट सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। लाइन नंबर 60 में लेट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। सम को डिवाइड करना है बेटा आपने 3 से, ठीक है। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप लिखें A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3, दोनों से आंसर सही आएगा, ठीक है। लाइन नंबर 70 में हम करेंगे प्रिंट, सबसे पहले करेंगे हम सम इज इक्वल टू, या इस तरह लिखते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू सम, क्योंकि मैंने सम दिया था बेटा वेरिएबल, तो यहाँ भी मुझे क्या देना पड़ेगा? सम। सम और सम सेम होने चाहिए बेटा। लाइन नंबर 80 में हम लिखते हैं बेटा प्रिंट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। ये पूरा लिखना है जैसे आपने लाइन नंबर 60 में लिखा है, ठीक है। लाइन नंबर 90 में लिखते हैं एंड, और अब प्रोग्राम को करते हैं हम रन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, कोई मुश्किल नहीं है इस प्रोग्राम में, सिंपल हमने लेट यूज़ किया है। हम पहली वैल्यूज़ दे रहे हैं, A की 10, B की 20, C की 30, और उसके बाद सम का फार्मूला और एवरेज का फार्मूला। यहाँ पे इनपुट हमने कोई नहीं दिया, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए बेटा आंसर आ गया, सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 60, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, और 60 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 20। तो बिल्कुल सही आंसर आया, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये बेटा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम से वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपकी रह गई है, वो जो F1 से F9 कीज़ थी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। F1 से F4 तो मैंने आपको बताई भी हैं। F5 के लिए हमें स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। काउंट हम ट्राई करते हैं, F5 करते हैं प्रेस। अब वो कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। अब बेटा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम लिखे हैं अभी सारे, उसमें मैंने न्यू नहीं किया, मतलब मैंने जब प्रोग्राम में ख़त्म किया उसके बाद मैंने वेरिएबल्स की मेमोरी को क्लियर नहीं किया, न्यू नहीं किया मैंने, तो इसलिए वो सारे प्रोग्राम अभी भी मेमोरी में लोड हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो काउंट में कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कोई भी उसने रैंडमली इनपुट ले लिया मुझसे, जो जो प्रोग्राम्स मेरी मेमोरी में लोड हुए हैं, ठीक है। इसको फिलहाल आप कंट्रोल C करें, यानी ब्रेक किया मैंने, इसको करें CLS। हम कोई प्रोग्राम करते हैं रन, और फिर उसको हम वो जो हमने पढ़ा था
ट्रॉन और ट्रॉफ, मतलब ट्रेस ऑन ट्रेस ऑफ, वो ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी कमांड्स अभी नहीं आपके पास शो होंगी। F1, F2, F3, F4 आपको पता है, वो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, यूज़ भी मैं बहुत करता हूँ, आपको प्रोग्राम करवा रहा होता हूँ। F5 मैंने काउंट बताया अभी आपको, वो भी स्टॉप के साथ यूज़ होगा। उसके बाद थी F6, जो F6 है वो मैंने बताया था LPT है, वो प्रिंटर्स के साथ यूज़ होगी, वो भी नहीं हो सकती अभी यूज़। F7 ट्राई करते हैं, ठीक है। F7 को हम करते हैं प्रेस, ठीक है, ट्रॉन, ओके। अब देखते हैं प्रोग्राम को करते हैं रन। ये देखिए बेटा मैंने प्रोग्राम को किया रन, तो क्या आपके सामने आ रहा है नज़र, आपको याद है? देखिए हमने क्या लिखा है, उसने लाइन नंबर जो थे हमारे प्रोग्राम के सिवाय 10 के, क्योंकि 10 में शायद CLS था, वो नहीं उसने दिखाया, बाकी तमाम लाइन नंबर उसने दिखा दिए हैं, ठीक है। लाइन नंबर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 अगला वो दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रॉन जो है ये क्या करती है, ये आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रन होते हुए भी वो आपको लाइन नंबर्स बता रही है इस प्रोग्राम के, ठीक है, सिर्फ इस प्रोग्राम के बता रही है वो। लाइन नंबर 10 क्यों नहीं है, मैंने बताया वो CLS है, तो शायद इसलिए वो नहीं आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको मैंने दिखा दिया। अब अगर हम करते हैं F8, मतलब इसको ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ट्रेसर को ऑफ कर दिया। अब हम करते हैं CLS और अब करते हैं रन। अब देखें जो लाइन नंबर्स पहले आ रहे थे वो यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो हमने ये फीचर भी देख लिया। उसके बाद F9 की है, या आपके सिलेबस में भी नहीं है। F10 की होती है बेटा स्क्रीन के लिए, आई थिंक जी, ये आपकी स्क्रीन को चेंज करती है। देखें ब्लैक हो गई मेरी स्क्रीन 0 पे मेरा ख्याल है ये ले आती है, तो हम दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं, ये आपको शायद सही ना नज़र आ रहा हो। ये स्टेटमेंट है, ये आपने यूज़ करनी है, चैप्टर नंबर 6 में आप लोग पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे स्क्रीन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा जो चीज़ें तकरीबन तमाम हमने देख ली हैं चैप्टर की, आपको मैंने प्रैक्टिकल वर्क भी जितना हो सका मैंने कोशिश की है मैं करवा दूं। अभी भी शायद काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो तब होंगी जब आप लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो फिर हम लैब में प्रैक्टिकल वर्क और अच्छा किया करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब इस वक्त आप मेरे सामने नहीं है, अभी भी काफ़ी चीज़ें शायद मैंने ना बताई हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लेक्चर की ड्यूरेशन है वो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर इस तरह काफ़ी चीज़ें हमारी शायद रहती हैं अभी, या कुछ नहीं मैं आपको और एक्सप्लेन करके बता सका। वो इंशाल्लाह जब आप लोग वापस आएंगे, फिर हम जब लैब में काम किया करेंगे तब हम वो देखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो हर तरह से अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक्सरसाइज के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड PDF के थ्रू करूँगा, ठीक है। ये जो आपके पास प्रोग्राम्स है मैंने बताया आपको, मैं एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं वो मैं दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 होंगे, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 होगा और एक क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं 3 क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 के भी आई थिंक 2 पार्ट थे, तो ये टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं आई थिंक। ये मैं आपको नोट्स PDF नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह जब ये लेक्चर अपलोड होगा उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद आपको वो आपके WhatsApp नंबर पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये यूनिट नंबर 2 हर तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, इसके अलावा प्रोग्राम्स, एक्सरसाइज, सब चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर की कर ली हैं, ठीक है। और जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको शायद नहीं बताया था, आंसर्स आप देख लीजिएगा कि ये आंसर सही हैं सारे बुक में। ये BS है, मैंने शायद ये .BS बताया था, ये BS कर लें, डॉट तो आपको पता है एक्सटेंशन के साथ आती है। उसके अलावा जो मेरी बुक है उसमें यहाँ पे कहीं ये प्रॉब्लम है, ये आप देख लें, ये आपके पास जो जहाँ मेरी स्टिक है देखें स्क्रीन पे, जहाँ मेरी स्टिक है यहाँ पे आपके पास पार्ट 7 है ये MCQs का, और ये पार्ट 8 होना चाहिए, या उसने 8 नहीं लिखा, एक I कम है, तो यहाँ I डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल इतनी गलती नहीं है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में, आंसर्स में, ठीक है। इसके अलावा हमारा हर तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये बेस है आपकी GW बेसिक की, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा आपका, तो मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वो लेंथ में छोटा है, आगे जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 7 के अलावा वो तमाम लेंथ में छोटे हैं और आसान भी हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे यूज़ करेंगे आपका नॉलेज चैप्टर नंबर 2 जो अभी हमने आज कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।